हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। अभी हम सीरीज चालू कर रहे हैं पेपर 1 से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है उसकी। तो टॉपिक वाइज हम लेंगे जिसमें 10 से 11 तक एमसीक्यूज़ होंगे, जिससे आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो अप्रोच है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है या फिर कुछ एमसीक्यूज़ भी है। जिससे आपको एक पता चलेगा या एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इन्हांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। दिस endeavor may be related to which type of research। अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस हमने इस चैनल पे बनाए थे जिसमें रिसर्च टाइप से रिलेटेड भी एक वीडियो है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे रिसर्च एप्टीट्यूड की तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जो वीडियो है वो देखिए, जिससे आपको अलग अलग रिसर्च के टाइप्स के बारे में पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन मतलब किसी एक जो स्टडी आप करने जा रहे हो, तो किसी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पे आपने जब स्टडी किया तो आखिर में उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आने के बाद उसका जो इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो एक बेसिक रिसर्च होता है, मतलब रिसर्च के टाइप में सबसे बेसिक जो रिसर्च है वो है फंडामेंटल रिसर्च। जो फंडामेंटल थ्योरीज या प्रिंसिपल जिसमें दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूटन का जो लॉ है, ठीक है, ग्रेविटी का लॉ, तो उस तरह के रिसर्चेस। एक्शन रिसर्च जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड अप्लाइड रिसर्च जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ जो भी नॉलेज आपने गेन किया है स्टडी के थ्रू, तो उस नॉलेज को आपने कहीं पे अप्लाई किया है। ओके, सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो इसमें से जो ऊपर सिचुएशन दी गई है तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा इसका रिसर्च टाइप का आंसर जो है वो आ सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ एक्शन रिसर्च। देखते हैं क्यों एक्शन रिसर्च है यहाँ पे। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट्स, मतलब स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया है, एन इंटरव्यू सेशन, उसने एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है, विद अ व्यू टू एक्सप्लोर। किसके लिए किया है ये, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इन्हांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स। मतलब ये जो इंटरव्यू है वो इसलिए कंडक्ट किया है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग स्कूल प्रोग्राम्स में वो किस तरह का है, ठीक है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। दिस इंडेवर में बी रिलेटेड, मतलब ये किससे रिलेटेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्लोर करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्शन लेनी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्शन रिसर्च। ओके, सो सेकंड है हमारा क्वेश्चन, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मतलब कि एक्शन रिसर्च जब हम करते हैं किसी भी, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन देखा तो उसमें वो एग्जांपल जो देखा हमने, तो सबसे पहले हमें उसमें कौन सी स्टेप लेनी होगी कि जिसके थ्रू हम एक्शन रिसर्च हमारा पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान या एक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट, या एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट। मतलब ये उल्टा पुल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो ये दोनों जो है 1 और 4 ये तो कट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब आप यहाँ पे आपको यहाँ पे पहला पता चल गया है। अभी एंड में हम क्या करेंगे, सारा कुछ प्लानिंग किया, सब कुछ किया, एंड में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब जो हमने नॉलेज गेन किया है उसको। रिफ्लेक्ट जहाँ पे एंडिंग में है वो हमारा आंसर रहेगा। मतलब थर्ड क्वेश्चन में एक्ट है, यहाँ पे नो, एक्शन हम लास्ट में कैसे ले सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा राइट आंसर जो है वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ओके, आई होप आपको आंसर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। हम पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बेसिस पे एक्शन लेंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, एंड उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द रिज़ल्ट। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज़ लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। जो नीचे लिस्ट दी गई है, तो जो अलग अलग रिसर्च की स्टेप्स, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है या फिर पता भी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे कि रिसर्च करते वक्त अलग अलग स्टेप्स होती है जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है, तो ही आपका रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल हो सकता है। तो कौन सी रिसर्च मतलब स्टेप्स है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। पहले में देखा जाए तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस मेकिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे एक तो आपका कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफर्म कॉमन सेंस से आप ये आंसर लगा सकते हो कि कंक्लूजन तो जो होगा तो हमारा वो कहाँ कब आता है, एंडिंग में आता है, स्टेप की एंडिंग में आएगा। तो कंक्लूजन जहाँ पे एंड में नहीं है वो आंसर तो आपके वैसे ही कट हो गए। तो सेकंड आपका कट हो गया, मतलब ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन है। और फोर्थ आपका जो है वो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एविडेंस है। ओके, बचा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखते हैं इसमें पहला क्या आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ये पहला स्टेप है, दोनों में वही है। ठीक है, कंक्लूजन भी यहाँ पे है। तो आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट जिनको स्टेप्स डेफिनेटली करेक्टली पता है तो उनको ये आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। पहले में दिया है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बाद में एनालिसिस, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, और थर्ड जो है उसमें पहले दिया है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो है थर्ड। वाई, पहले तो हम हमारा जो टॉपिक है उसका या फिर हमारा जो प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस प्रॉब्लम पे स्टडी करनी है। वो एक बार फिक्स हो गया, फिर उसके बाद हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट स्टेटमेंट, आप जो आपके प्रॉब्लम को क्या करता है, डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है। ओके, सो हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक बार आपका वो स्टेटमेंट रेडी हो गया तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन बनाओगे, रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, मतलब आप किस वे से रिसर्च करने वाले हो, मतलब इन शॉर्ट एक प्लान, एक स्ट्रक्चर बनाओगे। ये आपका हो गया। फिर बाद में आप क्या करने वाले हो, डेटा कलेक्ट करने वाले हो उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। जहाँ जहाँ से आपको प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा मिलेगा वहाँ से आप वो कलेक्ट करने वाले हो। प्राइमरी डाटा में आपको पता है कि प्राइमरी डाटा मतलब डायरेक्ट जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि इंटरव्यू के थ्रू, सर्वे के थ्रू। ओके, एंड जो सेकेंडरी डेटा होता है तो वो आप कैसे कलेक्ट करते हो, थ्रू द मैगजीन्स, जर्नल्स, वेबसाइट, गूगल या फिर अलग अलग तरह के बुक्स। सो इससे आप सेकेंडरी डेटा जो पहले किसी ने उस पर लिखा हुआ है, तो ये हुआ सेकेंडरी डेटा। उसके बाद डेटा एनालिसिस, मतलब आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो रिलीवेंट है या नहीं, वो उसको डेफिनिट जो रेफरेंसेस है वो दिए गए हैं या नहीं। ठीक है, जो वैलिड सोर्सेस होते हैं उसी के थ्रू ये डेटा कलेक्ट किया है कि नहीं। तो इस तरह का एनालिसिस वहाँ पे किया जाता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब स्टैटिस्टिकल वे में, या फिर आप बोल सकते हो कि मैथमेटिकल नंबर के फॉर्म में आप वो डेटा क्या करते हो, चार्ट के थ्रू, बार के थ्रू, ठीक है, या फिर ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हो अपने रिसर्च में। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। अभी ये सारा एनालिसिस होने के बाद आप जनरलाइजेशन तक पहुंचते हो कि आपके स्टडी का जनरली लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल स्टेटमेंट आप बनाते हो एंड कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो कि फाइनली व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, पूरा स्टडी हो जाने के बाद कंक्लूजन आप निकालते हो। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है किस वे से जाना चाहिए वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है एक सेट। ओके, इट इज़ लाइक मैच द पेयर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी पेयर कहाँ पे जाने वाली है। तो देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला दिया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके बाद है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में पास्ट की स्टडी की जाती है, पास्ट के डेटा की। सर्वे मेथड में सर्वे किया जाता है,
ओके, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 वेरिएबल्स का स्टडी किया जाता है। एक मतलब एक जो वेरिएबल है वो दूसरे पे कंट्रोल करेगा, एंड जिस पे कंट्रोल किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर का स्टडी किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल में ये होता है। एक्सपोज फैक्टर सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल ही होता है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन जो होता है, मतलब जो कंट्रोल किया जाता है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे, तो वो यहाँ पे नहीं होता है, मतलब देयर इज़ नो मैनिपुलेशन। इसके रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा है इसमें से। यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस, क्वेश्चनियर, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। क्या आएगा यहाँ पे आंसर? सो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट का जो है वो 3 है, मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री लैब में होता है ना कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल या एक केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन होने से क्या असर होता है, ठीक है। या फिर और एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि टीचर जो है तो वो जब स्टूडेंट को कुछ आप बोल सकते हो कि टीचिंग या पढ़ाते हैं तो उसका स्टूडेंट पे क्या असर होता है, ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब टीचर एंड स्टूडेंट ये 2 वेरिएबल्स है एंड उनके बीच का रिलेशन। सो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू हो सकता है। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड जो है उसका आएगा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, जिसका आंसर आएगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। तो ऑब्वियसली सर्वे हम येस और नो टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू मतलब राइट या रॉन्ग, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चनियर दिया जाता है और वो डेटा कलेक्ट करने के लिए सामने वाले जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो वहाँ से फिलअप करवा लिया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल है? डिस्क्रिप्टिव सर्वे का। उसके बाद हिस्टोरिकल मेथड। लास्टली क्या आएगा कि यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, मतलब जो हिस्टोरिकल मेथड है वो आप किस तरह से करते हो? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक ऑथर को एक बुक लिखनी है तो वो हिस्टोरिकल बुक लिखनी है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बुक लिखने के लिए वो क्या यूज़ करेगा? वो जो स्टोरी है वो जहाँ पे हो चुकी है, वो इवेंट जहाँ पे हो चुका है, वो उस प्लेस को विज़िट करेगा, वहाँ के लोगों से पूछेगा, उनका इंटरव्यू लेगा। सो दैट इज़ प्राइमरी। एंड सेकेंडरी कि उस प्लेस से रिलेटेड या जो लोग हैं उस स्टोरी में, तो उन लोगों के बारे में अगर उसको कुछ सेकेंडरी डाटा वेबसाइट के थ्रू, बुक्स के थ्रू मिल जाए तो वो भी वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल का क्या आएगा आंसर? यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च एथिक्स जो होते हैं, जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी रिसर्च स्कॉलर को, सो जिसकी वजह से उसका जो रिसर्च है तो वो एक वैलिड पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज, मतलब रिसर्च की जो अलग अलग स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज पे रिसर्च एथिक्स को कंसिडर किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला जो दिया है उन्होंने कि एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। नो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिसर्च एथिक्स का कोई रिलेवेंस नहीं आएगा। एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, मतलब क्या कि सैम्पल जो आप सिलेक्ट करने वाले हो रिसर्च के लिए, तो उस वक्त रिसर्च एथिक्स कंसिडर करेंगे क्या? तो नहीं। एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ पे डेटा कलेक्शन में भी उसका कुछ ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं रहेगा, बट हाँ, जो हमारा सही आंसर है वो है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। मतलब क्या कि आप जब आपने जो भी फाइंड आउट किया है या फिर आपने जो अपने रिसर्च से, स्टडी से इवैल्यूएशन करके, एनालिसिस करके जो भी आखिर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फाइंडिंग्स निकाली है, तो वो रिपोर्ट, मतलब उसका रिपोर्टिंग करने के लिए आप क्या फॉलो करने वाले हो? रिसर्च के एथिक्स। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, इंग्लिश ग्रामेटिकल, या फिर आपका प्रेजेंटेशन जो है, या फिर आपने जो स्टडी की है तो उसको एक सिस्टमेटिक वे से आपने प्रेजेंट किया है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो रिसर्च एथिक्स में फॉलो की जाती है। तो रिपोर्टिंग अगर आपका फाइनल अच्छा रहेगा तो ही आपका जो रिसर्च है वो वैलिड माना जाएगा। सो रिपोर्टिंग के टाइम पे रिसर्च एथिक्स फॉलो किया जाता है।
सिक्स क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज़ फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या कि जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट होता है, मतलब आपको किस वे से, जैसे आपका रिसर्च प्रपोजल का जिस तरह का फॉर्मेट होता है कि पीएचडी जब आप एडमिशन लेने वाले हो तो उसके पहले जब आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का अलग अलग रिसर्च प्रपोजल का जो है वो फॉर्मेट रहता है। तो इसी तरह का रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी होता है कि जो आपको एक, आप बोल सकते हो कि कन्वीनियंटली, या जिससे आपको इजीली आप क्या कर सकोगे, रिपोर्ट उस फॉर्मेट के थ्रू बना पाओगे। तो कौन से थेसिस पे या कौन से रिसर्चर्स या कॉन्फ्रेंस, सो ये किस लेवल पे आपका प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी कि प्री डिसाइडेड दिया हो चुका होता है। तो डॉक्टर लेवल थेसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स या सिंपोजियम। तो हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ डॉक्टरल लेवल थेसिस। मतलब पीएचडी थेसिस का जो आपका काम होता है तो वो क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है, जिसमें आप अपने फाइंडिंग्स देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डेजर्टेशन आर। मतलब डेजर्टेशन, आप थेसिस, रिसर्च प्रपोजल, डेजर्टेशन, आपका जो पीएचडी का जो भी वर्क है पूरा का पूरा, तो वहाँ पे जब आप डेजर्टेशन बनाते हो तो उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब उस डेजर्टेशन में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हो, ये क्वेश्चन है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। सेकंड, एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस, रेफरेंसेस, या इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। सो आवर राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि आपका क्या क्या टॉपिक है, ओके, किस बारे में आप लिख रहे हो या किस बारे में आप स्टडी कर रहे हो। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, मतलब आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कहाँ से कलेक्ट किया है उसके बारे में आपको लिखना होगा। अलग अलग बुक्स आपने जो पढ़ी होंगी उसके बारे में वहाँ पे लिखना होगा कि पर्टिकुलर बुक में पर्टिकुलर ऑथर ने क्या दिया है रिलेवेंट टॉपिक के बारे में। उसके बाद उस स्टडी के लिए आपने क्या क्या मेथड्स यूज़ की है, ओके, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की है कि जिसके थ्रू आप स्टडी का जो फाइंडिंग है वो निकालने वाले हो, वो लिखना होगा। उसके बाद जो भी मेथड यूज़ की है उसके थ्रू क्या क्या रिज़ल्ट्स आपको मिले हैं वो आप देखोगे, एंड उस रिज़ल्ट के बेसिस पे आप डिस्कशन करोगे, एंड फाइनली आप क्या निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे। ओके, सो आई होप आपको जो भी डेजर्टेशन के जो एलिमेंट्स है जो कंपल्सरीली इंक्लूड करने होते हैं डेजर्टेशन में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ, या अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यस, इसका जो आंसर है, वैसे तो सारे ही थोड़े से उसके नज़दीक वाले आंसर है, बट हमको इसमें से बेस्ट आंसर चूज़ करना है, ठीक है, कि जो उसके एकदम उससे रिलेवेंट हो। ओके, तो यहाँ पे जो है फ्रेमवर्क है, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि किसका फ्रेमवर्क है कि आप ईच स्टेज पे, रिसर्च की ईच स्टेज पे किस तरह से कलेक्शन एंड एनालिसिस करने वाले हो डेटा का। ओके, मतलब जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे उसका एनालिसिस किस तरह से करोगे, इसका एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क होता है जिससे आपको कलेक्शन एंड एनालिसिस में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग केसेस मीन्स। सैम्पलिंग हमको पता है कि पूरा जो पॉपुलेशन है, आप स्टडी करने के लिए उस पूरे पॉपुलेशन में से कौन सा ग्रुप या कौन सा सैम्पल लेने वाले हो, ठीक है, क्योंकि सैंपल के बेसिस पे ही आप क्या करने वाले हो, स्टडी करने वाले हो। तो सैम्पलिंग केसेस का मतलब क्या होता है कि सैम्पलिंग यूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, या सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। सो आवर राइट आंसर इज सैम्पलिंग ऑफ पीपल। मतलब आपको स्टडी के लिए कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से न्यूज़पेपर से आपको डेटा मिलेगा, और कौन से ऐसे टेलीविज़न प्रोग्राम्स है
जो आपके स्टडी में काम आने वाले हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग केसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डेटा. जो भी आपका रिसर्च डेटा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ सिमेट्रिकल शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पीक इज़ मच हायर. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए सिमेट्रिकल शेप का एक मेथड यूज़ किया जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेप सिमिलर. उसका शेप कैसा होता है? टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, बट उसका जो सेंटर पीक है वो कैसा होता है? हायर होता है, नॉट लोअर. तो हमें पता है कि अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम जो है वो किस तरह की होती है. ये जो है वो क्या है? फ्लैटी कर्तिक. ओके. उसके बाद ये जो है हमारा ये है मेसोकर्तिक. एंड उसके बाद जो हाईएस्ट हमारा होगा तो वो है लेप्टोकर्तिक. ओके. सो हाईएस्ट को हम क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्तिक, जिसके थ्रू हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. दैट इज़ लेप्टोकर्तिक. लास्ट वन इज़ व्हेन प्लानिंग टू डू एज सोशल रिसर्च. मतलब सोशल रिसर्च, सोसाइटी के लिए अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो, इट इज़ बेटर टू क्या? अप्रोच द टॉपिक विथ ओपन माइंड, डू पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इन टू इट, बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, या फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल. सो इसका जो राइट आंसर है कि बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन दी टॉपिक. मतलब क्या कि आप जब सोशल रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको पिछले उस टॉपिक पे किसने किसने रिसर्च किया है उसके बारे में फैमिलियरिटी रखनी होगी. मतलब क्या कि उस लिटरेचर रिव्यू आपको बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा. बहुत सारे ऑथर्स ने आपने क्या क्या ओपिनियंस दिए हैं उस टॉपिक पे वो देखना होगा. सो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना होगा? लिटरेचर उस टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा. ओके. सो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं. हमने आज बहुत सारे मतलब 10 to 11 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें PYQs एंड MCQs भी इंक्लूडेड थे. सो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसके थ्रू आपको अलग अलग तरह के MCQs की वीडियोज़ मिलती रहेंगी. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.